अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स। जो भी व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड हुए हैं फेसबुक पे और जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर हैं उन सबको अस्सलाम वालेकुम। असल में काफ़ी नेटवर्क का इशू चल रहा था। मैं चाह रही थी कि जो भी मैं वॉलंटियर सर्विसेज दे रही हूँ आपको ये आपको लाइव दे सकूँ, लेकिन क्योंकि मैं भी गवर्नमेंट जॉब कर रही हूँ तो अभी भी ऑफिस टाइम है, मैं ब्रेक टाइम में ये बना रही हूँ आपके लिए। तो काफ़ी इश्यूज हुए हैं, तो इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि आप इसके साथ लॉयल ही रहें, क्योंकि हो जाती हैं ऊपर नीचे चीज़ें होती हैं, अप्स एंड डाउन। इसलिए मैंने अभी ऑफिस के वर्किंग के दौरान ही आपके लिए ये वीडियो बना रही हूँ। होपफुल ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। तो मैं ज़्यादा कोई टाइम वेस्ट नहीं करूँगी और सीधा लेक्चर के ऊपर आती हूँ। जो क्लासेस हो रही हैं, हमारे जो व्हाट्सएप मेंबर्स हैं वो तो इससे काफ़ी फेमिलियर हैं। मेरा नाम सारा हसन है। करंटली आई एम वर्किंग एज सर्विस सेंटर ऑफिशियल इन पंजाब लैंड रिकॉर्ड अथॉरिटी। इट इज़ आल्सो पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो मेरा लेक्चर देने का मकसद ये था कि शायद आप लोगों को होगा कि ये कोई मेंटर नहीं है, पहले से नहीं पढ़ाती रही और शायद जीके में एक्सपर्टीज़ नहीं है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि पीएमएस मैंने लास्ट ईयर दिया है, लोकेशन नहीं हो सकी मेरी, रिटर्न पास किया था। इसके अलावा मैंने प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में टेस्ट दिए हैं, वो मैंने पास किए हैं। तो ड्यू टू लैक ऑफ एक्सपीरियंस उनको 2 ईयर का चाहिए था ऑडिट एंड अकाउंटिंग में, तो मैं नहीं कर सकी। इस तरह मुख्तलिफ मेरे जो हैं असातिज़ा हैं, जो मेंटोर हैं, उनकी एक्सपर्टीज़ हैं मेरे साथ, मेरे सीनियर्स हैं। तो और मैंने ट्रायल क्लासेस भी ली हैं आपकी, तो आपको काफ़ी ये आइडिया हो गया होगा कि किस तरह से मैं प्रिपरेशन आपको करवा रही हूँ। ये बिल्कुल टोटल जो है वॉलंटियर है, मुझे इसकी बिल्कुल भी कोई फ़ी आपसे नहीं चाहिए और आप भी इसको फॉर ग्रांटेड नहीं लीजिएगा, क्योंकि जब भी कोई चीज़ फ्रीली पढ़ाई जाती है तो कैंडिडेट्स उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं और सीरियसली उसको पढ़ते नहीं हैं। लेकिन आपने ट्रायल क्लासेस ली हैं व्हाट्सएप में, और जो फेसबुक पे नए मेंबर्स हैं मैं उनको भी अपलोड कर दूंगी और वो भी कोशिश करें कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप जो है ज्वाइन कर लें। अगर कोई भी इशू हुआ तो मैं वॉइस नोट के ज़रिए लेक्चर दे देती हूँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। और ये 3 मंथ का जो मुकम्मल एक कोर्स है, मैं कोशिश करूँगी कि आपको कंप्लीट करूँ और फ्री ऑफ कॉस्ट करूँ। तो काफ़ी मेंबर्स ने मुझे इनबॉक्स भी किया था और फेसबुक पे भी आई थी कि आप जो जनरल नॉलेज की ट्रायल क्लासेस ले रही हैं, इसके बाद हमें जनरल नॉलेज की जो सिलेबस है, जो मेन इशू बनता है किसी भी कैंडिडेट का या कोई भी एस्पिरेंट्स किसी भी कमीशन के थ्रू जो टेस्ट दे रहा है, उनको काफ़ी इश्यूज बनते हैं कि हमें ये समझ नहीं आती कि उसका सिलेबस क्या है, क्योंकि अमूमन यही कंसिडर किया जाता है कि जीके का कोई सिलेबस नहीं है। तो ऐसे फजूल किस्म के आंसर मुख्तलिफ जो होते हैं नॉन सीरियस एस्पिरेंट्स या जो इनएक्सपीरियंस होते हैं कैंडिडेट्स, वो आपको दे देते हैं, तो आप उसी के पीछे चल जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो भी आप चीज़ स्टार्ट करें उसकी प्लानिंग होती है, क्योंकि प्लानिंग लीड सक्सेस। आप पहले जनरल नॉलेज की तैयारी से पहले हमेशा ये कोशिश करें कि उसका डिमार्क कर लें, उसकी डिमार्केशन करें जनरल नॉलेज की। जो किसी भी टेस्ट की जो भी सीट्स आती हैं उसकी देखें कि उसके अंदर से जनरल नॉलेज को किस तरह डिवाइड किया गया है। तो मैं आज इसी पे आपको मुकम्मल लेक्चर दूंगी। होपफुल ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। Though today's class is quite long, therefore we will not waste our time anymore and come to the main point. जब भी आप किसी भी कमीशन की तैयारी करते हैं, जनरल नॉलेज 100 मार्क की जो पेपर की तैयारी है, उसमें मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्या किया जाए, कैसे किया जाए, कहाँ से करें और क्यों करें। ये क्यों का आंसर मैं आपको इस लेक्चर के बिल्कुल लास्ट पे दूंगी। तो अभी क्या और कैसे और कहाँ से किया जाए, इस पे मैं सारा आपको जो लेक्चर दूंगी और मुकम्मल आपको डिमार्केशन करके दूंगी कि वाकई ये पार्ट्स हैं लेक्चर के, इस लेक्चर के अंदर कि जो आपको वाकई हेल्पफुल होंगे कि अपने जनरल नॉलेज की तैयारी के सिलेबस को किस तरह सेपरेट करना है, उनको डिवाइड करना है। तो मेरा जो रहा है एक्सपीरियंस इसमें ये है कि हम लोग क्या करते हैं, एक बुक उठा लेते हैं और बस उसके एक पेज से लेकर आखिरी पेज तक उसकी तैयारी करना शुरू कर देते हैं। तो ये इंतहाई गलत प्रैक्टिस है और यही फेल्योर का बाइस बनती है और ना ही आप कुछ गेन करने देती है। जनरल नॉलेज की तैयारी के बाद जो सबसे बड़ा फ़ायदा होता है, आप जॉब आपको वो कहीं ना कहीं आपको किसी किनारे लगा ही देती है। जनरल नॉलेज आप कहीं बैठे हैं तो कम अज़ कम इतने डिस्टिंग्विश होते हैं कि आप किसी की वाकई मैं कहूँगी कि एक बोलती बांध कर सकते हैं, जिसको आप कह सकते हैं कि आपके सामने कोई इस तरह बात नहीं कर सकेगा कि इलॉजिकल बात कर रहा है, तो आपको पता भी नहीं चलता क्यों इलॉजिकल कर रहा है। आप उसका भी आंसर दे सकते हैं जब आपको जनरल नॉलेज क्लियर हो जाता है। आपको एक
पूरी ज्योग्राफी, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, उसका रेफरेंस आपको पता होता है, तो आपको कोई भी बेवकूफ़ नहीं बना सकता। ये सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। और उसके बाद जब आपके पास इतना नॉलेज आ जाता है तो मैं ये कहूँगी कि आप में लाजमी आजिज़ी पैदा हो जाती है कि आपने जब हिस्ट्री पढ़ लेते हैं हमारी, चाहे वो इस्लामिक है, चाहे इंडो पाक है, चाहे वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो उसमें आप कम अज़ कम इतना आपको आइडिया हो जाता है कि हमारे जो पीछे रहे हैं एंसेस्टर्स वो क्या करते रहे हैं। आप अपने बच्चों को अच्छी तरह गाइड कर सकते हैं उस के तरीके से, बल्कि आप ये है कि उनको इलॉजिकल या बेबुनियाद चीज़ उनको नहीं बताएंगे। तो मैं आप ये सारी चीज़ें जनरल नॉलेज का, ये मैंने क्यों का जवाब लास्ट पे दूंगी कि क्यों करना चाहिए। तो पहले मैं आपको शुरू से करवाती हूँ कि जो प्रैक्टिस होती है, जब भी आप एक चीज़ शुरू करें उसकी प्लानिंग कर लें। ये मैंने पहले भी बताया है, उसको डिमार्क कर लें, उसको अलग कर लें। तो मैंने जो डिमार्केशन की है आप भी इस तरह करें, आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगी और आपका कम टाइम में टू द पॉइंट आपका जनरल नॉलेज तैयार हो जाएगा। और आई एम श्योर, मैं गारंटी देती हूँ कि अगर आपने इस तरह की सिलेबस की डिमार्केशन की और इस तरह से प्रिपरेशन की तो आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई जॉब आपकी हो ही जाएगी। और जॉब ना हुई तो आप लाजमी आप खुद में डिफरेंस फील करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो आपको कहीं ना कहीं आपको ले ही जाएगा, किनारे लगाएगा। तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि सबसे पहले आप जब भी जनरल नॉलेज की तैयारी करें, किसी को गाइड को ना पकड़ लें कि जी बुक है फलां, अच्छा जी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में पोस्ट आ गई है तो प्लानिंग एंड डेवलपमेंट की जाके बुक उठा के ले आए, गाइड उठा के किसी भी पब्लिशर की। ऐसा नहीं करना, बल्कि आपने जनरल नॉलेज की बेसिक से तैयारी करें। एक जब आपके पास कंपैक्ट तैयारी हो जाएगी तो उसके बाद आपने ये करना है कि जैसे ही सीट्स आया करें, आपने एक ओवरव्यू लेना होता है बस। आपका जनरल नॉलेज जब तैयार हो जाएगा, तो मैं अभी स्टार्ट करती हूँ कि सबसे पहले जब आप तैयारी शुरू करें तो इस्लामिक स्टडीज़ से तैयारी शुरू करें। एक तो इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी इंतहाई आसान होती है, उसको मेमोराइज करना आसान होता है। आप सबसे पहले जब तैयारी शुरू करें तो जितने भी हमारे पैगंबर हैं, हज़रत आदम से लेकर उनके बेटे शेज़ और इसके बाद उनके आगे इदरीस, नूह, साले और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक, ये आप यूट्यूब की स्टोरी सुने खुद। क्योंकि आप जनरल नॉलेज की जब बुक से तैयारी करते हैं तो सबसे पहला पोर्शन आता है कि इस्लामिक स्टडीज़ का तैयारी। उसकी इस्लामिक स्टडीज़ की तैयारी का ये होता है, उसके जितने भी फैक्ट्स हैं हम क्योंकि फेमिलियर होते हैं पहले ही अपने, क्योंकि हमारा रिलीजन है, उससे तैयारी शुरू करें। वो आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ फेमिलियर होती जाएगी वो स्टडी आपके साथ, और यूँ इस तरह आसानी होती है। अच्छा, मैं आपको इस्लामिक स्टडीज़ को बता रही थी कि पहले आपने स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट शुरू करें, क्योंकि व्हेन स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट गेट कंप्लीटेड, तो फिर जैसे यानी आपने कर लिया है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक आपने तमाम पैगंबरों की स्टोरीज़ सुन ली हैं और पढ़ ली हैं। ये जब आप स्टोरीज़ पढ़ेंगे तो एक तो आपको इंटरेस्ट पैदा होगा, क्योंकि स्टोरीज़ हमेशा आपको इंटरेस्ट पैदा करती हैं। जब आप उसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा, कभी भी सिलेबस को बर्डनाइज मत करें कि आप शुरू में ही ढेर सारा एक बुक उठा के पढ़ना शुरू कर दें। नहीं, ऐसा नहीं करना। आपने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आखिरी नबी जो है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक उनकी स्टोरीज़ पढ़ें, ठीक है। उनकी स्टोरी पढ़ें और यूट्यूब बहुत अच्छे अच्छे वहाँ पे वीडियोस हैं, वो आपको सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। क्योंकि मुख्तलिफ पैगंबरों के बारे में पूछा जाता है, वो कहाँ पे पैदा हुए, किस कौम पे नाजिल हुए, फिर उनका टेन्योर पूछा जाता है, एज के बारे में पूछ लिया जाता है। तो ये चीज़ें जब आप प्रोनाउंस की हुई चीज़ें सुनते हैं तो वो आपको टू सम एक्सटेंट भूलती नहीं है। और दूसरा, जब आपको एक चीज़ फेमिलियर हो जाएगी, आपको ये चीज़ इसमें इंटरेस्ट पैदा होना शुरू हो जाएगा। फिर मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि जब आप आखिरी नबी तक आ जाएंगे तो फिर आप उसके साथ ज्योग्राफी ऐड करें। यहाँ पे मैं एक ट्रिक बताती हूँ, क्योंकि आपने सोचा होगा कि शायद मैं पहले हिस्ट्री का कहूँ, तो हिस्ट्री आप कभी भी पहले मत करें। आपने ये करना है कि पहले ज्योग्राफी पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री के अंदर एमसीक्यूज पूछे जाते हैं कि ये जंग फलां कहाँ हुई थी, कौन से एरिया में हुई थी, कौन सी डेट हुई थी। ये चीज़ें आपको तब क्लियर होंगी जब आपको ज्योग्राफी पता होगी। अभी कल एक स्टूडेंट्स मुझसे पूछ रहे थे बैटल ऑफ प्लासी के बारे में, 1757 में हुई थी। तो जब आपको पता ही नहीं है कि बैटल ऑफ प्लासी हुई कहाँ थी, आप सिर्फ पढ़ रहे हैं कि अच्छा जी बैटल ऑफ प्लासी, ये एमसीक्यूज मैंने पढ़ा है, वन लाइनर पढ़ा है, 1757 में हुई थी जी, बंगाल के करीब हुई थी। तो वहाँ पे जी जहाँ पे दरिया गंगा दो उसमें तकसीम हो जाता है पार्ट में, तो आपको जियोग्राफी नहीं पता कि बंगाल में कौन सी जगह पे जाके जो है तकसीम होता है दरिया गंगा। तो आपको ये इसलिए मैं सजेस्ट करती हूँ कि पहले आप जो है ज्योग्राफी पढ़ें, उसके बाद हिस्ट्री पे आएँ। इस्लामिक स्टडी के साथ आप जब ज्योग्राफी लेके चल रहे होंगे आपको इंटरेस्टिंग लगेगा। फिर आप देखें ज्योग्राफी के अंदर जो होता है
क्योंकि मुख्तलिफ पार्ट्स हैं जोग्राफ़ी के। फॉर इंस्टेंस जी, तो मैं बता रही थी कि स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट जब आप पढ़ेंगे तो आप फेमिलियर हो जाएंगे एक तो, और व्हेन स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट गेट कंप्लीटेड, तो मैंने कहा था कि मेक ज्योग्राफी पार्ट ऑफ सिलेबस, तो ये आप बनाएं। तो आप उसके ऊपर से यूट्यूब से बड़े इंटरेस्टिंग उसके ऊपर स्टोरीज के ऊपर लेक्चर्स हैं, वो आप सुने। अभी रेफरेंस टू देखें एमसीक्यूज के अंदर ये होता है कि ये होता है कि ड्यू टू स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट यू विल बी गेट फेमिलियर विद द जनरल नॉलेज, यानी आपको एक इंटरेस्ट पैदा शुरू हो जाएगा। उसके बाद आपका एक फ्लो बनता जाता है उसके अंदर कि आपने कि किस तरह से स्टडी करनी है। और आप शुरू में ही अगर आप कोई खुश्क सा सब्जेक्ट जैसे मैथ है, साइंस या शुरू कर देंगे आप हिस्ट्री, तो ये बहुत ही खुश्क होते हैं और आप शुरू में ही यू विल बी गेट रिड ऑफ फ्रॉम द प्रिपरेशन ऑफ जनरल नॉलेज। इसके अलावा जो नेक्स्ट मैं आपको ट्रिक बता रही थी कि आपने जब प्रॉफिट्स की स्टोरीज ख़त्म कर लेनी है तो आपने उसके साथ ही ज्योग्राफी स्टार्ट कर देनी है। और मैंने ये भी बताया था कि कभी भी ज्योग्राफी कंप्लीट करने से पहले जो हिस्ट्री स्टार्ट होती है वो आप स्टार्ट ना करें, पहले ज्योग्राफी पढ़ें। तो ये जो मेथड मैंने बताया है, द मेथड विच आई हैव टोल्ड विल नेवर लेट यू गेट बोर्ड, ये आपको होने नहीं देगा बोर भी। अभी नेक्स्ट मैं आपको ज्योग्राफी की तरफ लेके जा रही। तो मैंने बताया था कि इंक्लूडिंग द लाइफ ऑफ प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो आपने वहाँ से फ्रॉम द बर्थ टू द डेथ, वो जितने भी उनकी इवेंट्स हुए हैं, जैसे उनकी पैदाइश से लेकर उसके दरमियान जितने भी हुई हैं, कॉन्ट्रैक्ट्स हुई हैं, हुदैबिया वार्स, ये जब आप कर लेंगे तो उसके बाद हमारा खुलफाए राशिदीन का दौर शुरू होता है। इसके साथ ही जब आप ज्योग्राफी कर रहे होंगे तो आपने खुलफाए राशिदीन के जब करेंगे, अभी फॉर इंस्टेंस देख लें कि बहुत में एमसीक्यूज में पूछ लिया जाता है कि सुलह हुदैबिया की डेट कौन सी है, या जो वार हुई है वार ऑफ बदर वो कब हुई थी, उसके अंदर कितने मुसलमान जो हैं वो शहीद हुए और कितने उनके जो अपोजिट थे वो मारे गए। तो ये अपनी चीज़ें हुज़ूर सल्लम की, ये आपने स्टोरीज कंप्लीट करने के साथ ज्योग्राफी स्टार्ट करनी है। तो ज्योग्राफी के अंदर आप फेमिलियर भी हैं, इसके अंदर जैसे होते हैं लेक, सीज, ओशंस, इसके अलावा पूछ लिए जाते हैं, डेजर्ट पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज़ें आपने स्टोरीज ख़त्म करने के बाद आपने शुरू करनी है। एक चीज़ आप याद रखें कि आपने, अब ये होता है कि इस्लामिक स्टडीज़ का काफ़ी इजी होता है, मेमोराइज़ कर लेते हैं क्योंकि वो उसके कुछ इवेंट हमें पहले से ही पता है, लेकिन हिस्ट्री के इवेंट्स ये होते हैं कि वो पहले से हमें पता नहीं होते हैं, हमें उसके लिए सर्च करनी पड़ती है बाकायदा। तो इस्लामिक स्टडीज़ के लिए हमें ज़्यादा कुछ सर्च नहीं करनी पड़ती और मोस्टली फेमिलियर किस्म के MCQs आते हैं, हमें पूछे जाते हैं। तो ये जब आप स्टोरीज़ ख़त्म कर लेंगे उसके बाद आपने खुलफाए राशिदीन पे आना और साथ आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे। एक चीज़ मैंने ट्रिक बता रही थी कि कभी भी दरमियान में आप जब भी एक महीना गुजर जाए तो आपने ये महसूस नहीं करना कि मैं तो बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मैं तो बहुत ज़्यादा मेरे में नॉलेज आ गया है, तो मैं तो बड़ा कोई लायक हो गया हूँ। ये चीज़ इंसान को बहुत पीछे फेंक देती है और हम ये करते हैं कि अच्छा जी अब तो हाँ बस छोड़ देनी चाहिए स्टडी, और फिर यहाँ पे फेलियर का स्टार्ट हो जाता है सीन। तो आगे मैं आपको बता रही थी कि जब आपने हिस्ट्री स्टार्ट करनी है ज्योग्राफी के बाद स्टार्ट करनी है, तो थर्ड पे आप हिस्ट्री करें। हिस्ट्री का ये है कि अभी हिस्ट्री के अंदर भी अभी देखें दो हिस्ट्रीज़ हैं। जब आप प्रॉफिट स्टोरीज ख़त्म कर लेंगे तो जो आपकी हिस्ट्री शुरू होती है वो इस्लामिक हिस्ट्री शुरू हो जाती है। देखें जो कि हिस्ट्री है पीस बी अपॉन हिम की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, वो भी हिस्ट्री का ही पार्ट है, लेकिन वो स्टोरीज़ के अंदर जब आप उसको कंप्लीट कर चुके होंगे तो आपने इस्लामिक हिस्ट्री शुरू करनी है खुलफाए राशिदीन के साथ, और उसके साथ ज्योग्राफी जब पढ़ेंगे तो लास्ट पे आके आपने पढ़ना है पाक अफेयर्स और जो इंटरनेशनल हिस्ट्री है। अच्छा, एक और चीज़ है कि हिस्ट्री के अंदर क्योंकि इज़ क्वाइट अ खुश्क काइंड ऑफ सब्जेक्ट, तो पीछे क्योंकि आपका सेकंड आपका फ्लो भी बन चुका होगा एक स्टडी के अंदर, तो फिर ये होता है कि सेकंड में आप जब हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे, अब यहाँ पे हिस्ट्री को मैंने जो है वो दो पार्ट्स में तकसीम किया है, क्योंकि
एक तो इस्लामिक हिस्ट्री है और दूसरा आपकी जो है वैसे इंटरनेशनली या जो भी वार्स होती रही हैं वर्ल्ड हिस्ट्री है उसको है, उसमें यूरोपियन भी आ जाती है, अमेरिकन भी आ जाती है, हमारी सब इंडो पाक भी आ जाती है। तो हमारी जो मेन हिस्ट्री स्टार्ट होती है एक तो इस्लामिक है जो कि खुलफाए राशिदीन से लेकर आखिरी उमवी उमैयन जो डायनेस्टी है वहाँ तक आई है। जो अभी पाक अफेयर की हिस्ट्री है या वर्ल्ड हिस्ट्री है वो हमारा जो क्रूशियल पार्ट है वो मेन जो है मेरा जो रहा है वो ये है कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंडो पाक में एंट्री ली थी 1600 में, उस वक्त चल तो मुगल डायनेस्टी रही थी लेकिन वहीं से जो मेन क्वेश्चन जो जो पूरी भी जनरल नॉलेज का जो क्रूशियल पार्ट है वो 1600 से लेकर 1858 तक है। तो इसको आपने ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें से बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि 1600 से लेकर 1858 तक मुख्तलिफ वाइसराइज चेंज होते रहे हैं, गवर्नर जनरल चेंज होते रहे हैं, उसके अंदर फिर काफ़ी मूवमेंट्स भी चलती रही हैं। तो उन मूवमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, जैसे स्वदेशी मूवमेंट है, इस तरह अलीगढ़ की मूवमेंट है 1858 में हुई थी, बैटल ऑफ प्लासी के बारे में पूछा जाता है, बक्सर है। यानी इसमें मुख्तलिफ एक मिक्स हो जाता है यूरोपियन एंड इंडो पाक हिस्ट्री, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी हैज़ टेकन प्लेस इन सब इंडो पाक में, क्योंकि वो आ चुकी थी। तो उसके बाद इंडो पाक के ख़िलाफ़ काफ़ी कॉन्स्पिरेसीज़ हुई, उनके खिलाफ जंगें लड़ी गई, क्योंकि इंडो पाक के दौरान ब्रिटिश ने काफ़ी डिसलॉयल्टीज़ भी की थी और क्रुएल्टी उनकी काफ़ी रही थी जिसकी वजह से जंगें हुई हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ वाइसराइज़ के साथ जो कुछ इवेंट्स जुड़े हुए हैं ये आपने ये वो मैं पार्ट बता रही हूँ कि जो 1600 से लेकर 1858 तक है, इस पे आपने सबसे ज़्यादा फोकस करना है क्योंकि इसमें से जो एमसीक्यूज पूछे जाते हैं वही हमेशा भूलते भी हैं आपको। तो जो ये मेन हिस्ट्री, वैसे तो देखिए मैं डायनेस्टीज़ भी पढ़ा रही थी आपको, ट्रायल क्लासेस मैंने दी हैं व्हाट्सएप के अंदर, तो उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि एक तो मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करना है 712 से, क्योंकि वहाँ पे लास्ट जो इस्लामिक डायनेस्टी थी उमैय्यद डायनेस्टी 712 से लेकर जो 1600 तक है, इसको आप अलग डिवाइड करें। आप 712 से लेकर महमूद गजनवी, फिर गौरी, पहले क्योंकि सॉरी सबकदकीन था, फिर मोहम्मद गौरी, फिर गजनवी, मोहम्मद गौरी, देन आगे जो डायनेस्टी स्टार्ट हुई थी खिलजी, स्लेव, लोधी, सादात, ये सारी डायनेस्टीज करने के बाद जब मुगल डायनेस्टी आती है तो 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने कदम रख दिया था क्योंकि इंडो पाक के अंदर। तो ये मुगल हिस्ट्री उसके साथ जुड़ी है, इन दोनों को आपने अटैच करके करना है। तो 712 से लेकर एक तो आपने 1600 तक एक पार्ट बनाना है और फिर 1600 से लेकर 1858 तक एक पार्ट बनाना है। जो थर्ड आपका शुरू होता है हिस्ट्री का वो होता है पाकिस्तान मूवमेंट। तो पाकिस्तान मूवमेंट वैसे तो देखी जाए तो लास्ट 7 ईयर्स बहुत ज़्यादा उसके इंपॉर्टेंट रहे हैं, जो 40 से 47 तक हैं, लेकिन 1858 से लेकर अलीगढ़ मूवमेंट थी, उसके साथ मुख्तलिफ इंडियन जो हिंदुओं की मूवमेंट चल रही थी वो भी थी और साथ पाकिस्तान की मूवमेंट्स थी। मेन इंपॉर्टेंट जो अलीगढ़ मूवमेंट है उसके अंदर मुख्तलिफ बुक्स के नाम, उनकी जो इंस्टीट्यूट वगैरह ओपन होते रहे हैं वो पूछते हैं एमसीक्यूज के अंदर। तो ये आपने 3 पार्ट्स में हिस्ट्री को डिवाइड करना है। एक 712 से लेकर आपने 1600 तक करना है, फिर 1600 से लेकर आपने 1858 तक करना है, 1858 से लेकर टिल 1947 तक करना है, फिर आपका करंट अफेयर्स आफ्टर मूवमेंट स्टार्ट होता है। तो ये आपको 3 पोर्शंस ही मेन होते हैं, एक तो इस्लामिक स्टडी होता है, एक हिस्ट्री होता है और जियोग्राफी मैंने आपको बताया है कि आप इस्लामियात का पहले शुरू करें, उस इस्लामियात के साथ ही आप जियोग्राफी शुरू करें। जब प्रॉफिट्स की स्टोरीज ख़त्म हो जाएं आप उसको प्रोनाउंस करके ज़्यादा चीज़ें सुना करें। अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, डायनेस्टीज़ पढ़ेंगे तो यूट्यूब पे वैसे भी मुख्तलिफ जो ऐप्स हैं उनके ऊपर इतनी मज़े की वीडियोज़ पड़ी हैं कि आप वो सुने, उनको रेफ़र करें तो आपको आप वैसे अब बुक खोलें। मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि आपने बुक स्टार्ट की, आपने सबसे पहले मैंने उमूमन देखा है कि जब भी स्टार्ट होता है कोई भी प्रिपरेशन आप स्टार्ट करते हैं तो उसके एक साइड इस्लामिक स्टडी शुरू हो रही होती है, दूसरी बुक के साइड से साइंस स्टार्ट हो रही होती है। तो साइंस स्टार्ट करने का मतलब ये है कि आपने शुरू में ही बस हाथ खड़े कर देने हैं कि हमने तो पढ़ना ही नहीं है। इस्लामियात मैंने आपको बताया कि बहुत ईजी रहेगी।
और दूसरा आगे हिस्ट्री तो मैं आपको बता रही थी कि आप जब 1947 तक पहुंच जाएंगे उसके बाद आपने साथ ही साइंस शुरू करनी है। जब 1947 तक आप पहुंच जाएंगे आपने कभी भी हर चीज़ को इकट्ठा नहीं शुरू कर देना। आपने काफ़ी कैंडिडेट्स होंगे CSS के, तो वो भी यही करते हैं कि एकदम से सारी प्रिपरेशन शुरू नहीं कर देते। और क्योंकि CSS में जनरल नॉलेज की प्रिपरेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है, उसमें तो शायद कुछ के कैंडिडेट्स के 6 मंथ भी लगते हैं, 3 भी मैंने सुना है, पता नहीं 3 मंथ में हो जाती हो शायद। लेकिन मैं आपको गारंटी देती हूँ कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हैं, मैं आपको बता रही हूँ, ये आपकी 3 मंथ की प्रिपरेशन हो जाएगी। और इसको हाँ, एक और चीज़ है, डिटर्मिनेशन नहीं होगी तो आप साल पूरा भी लगे रहेंगे, आप बगैर गाइड के लगे रहेंगे तो आपकी कभी भी प्रिपरेशन नहीं होगी, आपके पास रेफरेंस ही नहीं बनेंगे, आपके पास कुछ भी बैकग्राउंड ही नहीं बनेगा। तो अपना जनरल नॉलेज एक दफ़ा अपने अंदर डाल लें, जितना भी जनरल नॉलेज दुनिया का है मुख्तलिफ है। तो जो लोग कहते हैं कि जनरल नॉलेज की कोई नहीं है, उसका सिलेबस नहीं है, तो बिल्कुल गलत कहते हैं। ऐसे लोगों को बिल्कुल भी आपने फॉलो नहीं करना। तो मैंने अभी आपको पार्ट बता रही थी हिस्ट्री के, तो उसके साथ ही जब आप 1947 तक पहुंच जाएं तो मुझे ये होता है कुछ टाइम आपकी इस्लामिक स्टडीज़ ख़त्म हो चुकी होती है, साथ में आपकी ज्योग्राफी टू सम एक्सटेंट ख़त्म हो चुकी होती है, और आपकी हिस्ट्री 1947 तक जब पहुंच चुकी है तो 1947 की मूवमेंट के बाद आपने इसके साथ साइंस स्टार्ट करनी है। और साइंस की मैं कोई डायरेक्ट आपको मैं बिल्कुल भी उसका आपको ये नहीं कहूँगी कि आप वाकई एक एडवांस की बुक है, वन लाइनर की, मुख्तलिफ पब्लिशर्स की वन लाइनर बुक है, वो पढ़ें। मैंने जो किया था, मैं तो मैट्रिक की 9th-10th की जो बुक्स थी वहाँ से मैंने जनरल साइंस तैयार की थी, क्योंकि यही MCQs उसके अंदर पूछे जाते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि अगर आप डायरेक्ट वन लाइनर से साइंस की तैयारी करें, हालांकि बाकी जितनी भी मैंने प्रिपरेशन बताई है वो मैं वन लाइनर से आपको नहीं कहूँगी, वो आप बाकायदा एक थॉरो स्टडी करें उसकी। लेकिन साइंस की क्योंकि बहुत ज़्यादा डीप स्टडी होती है और काफ़ी लेंथी भी होती है, तो मैं वन लाइनर डायरेक्ट ही आपको कहूँगी कि एडवांस की एक बुक है, वन लाइनर बुक है, वो आप करें, वहाँ से आप डायरेक्ट ही स्टडी करें। और जैसे जैसे आप वो वन लाइनर पढ़ते जाएं उसके अंदर जो चीज़ समझ ना आए, तो मैं तो उर्दू की बुक प्रेफर करती हूँ। उर्दू की मैट्रिक की जो बुक्स हैं वो पुरानी मेरे पास पड़ी हुई थी, तो मैंने उसके अंदर से पढ़ा था। फॉर इंस्टेंस अक्सर बकल कैविटी, एसोफेगस साइंस में पूछा जाता है, बॉन्ड पूछ लिए जाते हैं, मेटालिक बॉन्ड या इस तरह के। तो मैंने जाके वो जो 9th-10th की बुक्स थी उसके अंदर से एक दफ़ा पढ़ा था कि ये चीज़ क्या है। अगर कोई स्फेयर पूछ ली जाती है, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, तो ये चीज़ें एक दफ़ा आप देखें तो सही जाके कि अच्छा जी हमारी जो ज़मीन है उसको किस तरह से कितनी सफ़ेयर्स में उनको किया गया है, डिमार्क किया गया है। तो अगर आपसे कोई स्केलेटन के बारे में चीज़ पूछी गई है, आपकी खुराक की नाली के बारे में कोई चीज़ पूछी गई है, तो एक दफ़ा आप उस स्केलेटन को जाके देखें तो सही, उसको लिक्विड तो करेंगे उस स्केलेटन, उसके अंदर वो नाली के अंदर एसोफेगस कहाँ है, बकल कैविटी कहाँ है। अगर फेफड़ों का नेफ्रून पूछ लिया गया है तो आपने देखना तो है, एक दफ़ा फेफड़ा उसके बुक के ऊपर जाके देखें तो सही, फेफड़े के अंदर कौन से गोल गोल से वो चीज़ें बनी हैं जो कि नेफ्रून कहलाती हैं। तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका ये विद इन 20 डेज साइंस की, आपकी जनरल नॉलेज की वन लाइनर से आपकी प्रिपरेशन हो जाएगी। क्योंकि जैसे जैसे आप लाइन पढ़ते जाते हैं, फिर आप क्योंकि बुक से उसको रेफ़र कर रहे होते हैं साइंस की बुक से, तो आपके नेक्स्ट MCQs जो रिपीट हो रहे होते हैं, आपको वैसे ही आइडिया होना शुरू हो जाता है कि अच्छा जी हमने ये इस तरह तैयार करने हैं। तो अभी हमारे क्योंकि 4 पार्ट हो चुके हैं, इस्लामिक स्टडीज़ मैंने बताई है, उसके बाद मैंने इस्लामिक हिस्ट्री का आपको बताया है, उमैया डायनेस्टी तक आपने जो करना है। उसके बाद मैंने आपको हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री, इंडो पाक हिस्ट्री जो है यूरोपियन है, उसको मैंने बताया है कि किस तरह से आपने डिवाइड कर लेना है। तो अभी मैं लास्ट पे आपको सिलेबस का ये बता देती हूँ कि इंग्लिश के सिलेबस के अंदर आपने कौन कौन सी चीज़ें कवर करनी हैं। इंग्लिश का जो है सिलेबस वो कभी भी आप बाकी प्रिपरेशन के साथ उसकी प्रिपरेशन ना करें, क्योंकि इंग्लिश हमारी क्योंकि कौमी ज़बान नहीं है, एक बर्डन महसूस करते हैं हम उसको। मैं खुद कहूँगी मेरी आई एम नॉट गुड एट इंग्लिश एट ऑल, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। इतनी अच्छी है कि मैं कोई ऑफिस के अंदर कोई लेटर वगैरह लिख लूँ या
कोई किसी का रिप्लाई कर सकूं, तो कुछ थोड़ी बहुत स्पीकिंग बस है, इतनी है। तो मैं यही कहूँगी कि इंग्लिश के जो सिलेबस है उसके अंदर मैं आपको बता रही थी, उसको बाकी प्रिपरेशन के साथ आपने इंग्लिश का सिलेबस नहीं करना है, इसको आपने 10 डेज अलग देने हैं, ये आप याद रखिएगा। जब आप प्रिपरेशन बाकी ख़त्म कर चुके होंगे, आपने इस्लामिक स्टडी कर ली, जोग्राफ़ी कर ली, आपने हिस्ट्री कर ली। मैंने आपको बताया था कि जोग्राफ़ी कभी भी आपने हिस्ट्री के बाद नहीं करनी, बल्कि जब आप जोग्राफ़ी कर चुकेंगे तो उसके बाद हिस्ट्री पढ़ें। आपको पता होगा जो मुख्तलिफ MCQs हिस्ट्री के पूछे जाते हैं, तो वो सारे इवेंट्स कौन सी जोग्राफ़ी के दरमियान हुए थे। तो इंग्लिश मैं आपको बता रही थी कि इसके अंदर आपने जो पूछी जाते हैं, सबसे पहले तो वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक आप करें कि जब आप बाकी प्रिपरेशन कर रहे हों तो आप जो 10 वोकैबुलरी के हैं डेली के, कभी भी डायरेक्ट सिनोनिम एंटोनिम पे ना आए। मैं इस चीज़ को सजेस्ट नहीं करती, बल्कि वोकैबुलरी पढ़ें। जब आपकी वोकैबुलरी अच्छी हो जाएगी, पेपर के अंदर सिनोनिम एंटोनिम आप खुद ही कर लेंगे, क्योंकि आप सिनोनिम एंटोनिम रट्टा लगा लेंगे तो ये होगा कि उन सिनोनिम एंटोनिम को रट्टा लगाने के बाद ये होगा कि अगर वो पेपर्स के वही एंटोनिम ना आया ना पेपर के अंदर, तो आप कभी भी उस चीज़ को फाइंड नहीं कर सकेंगे। इसका यही आंसर है। वोकैबुलरी से ये होता है कि आपको वो वर्ड तैयार होया हुआ होता है, तो उसका आपको आइडिया होता है कि इसका ये आंसर हो सकता है। वोकैबुलरी एक आती है, जो FPSC का सिलेबस है उसमें तो बाकायदा 20 मार्क के इंग्लिश का पेपर आता है, लेकिन PPSC के पेपर में 3 to 5 MCQs इंग्लिश के पूछे जाते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पूछे जाते। उसके बाद वोकैबुलरी के बाद मैंने आपको बताया ये आप डेली बेसिस पे 10 करें जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, इस्लामिक हिस्ट्री की, जो इस्लामिक स्टडीज़ की जो है, जब आपकी प्रॉफिट की स्टोरीज ख़त्म हो लें तब आप इंग्लिश के 10 जो डेली के वोकैबुलरी है वो आपने शुरू कर देनी है। फिर उसके बाद प्रपोजिशन आती है। इसके अंदर वो जो FPSC के अंदर है वो 3 to 5 प्रपोजिशन पूछी जाती हैं, वोकैबुलरी 3 to 5 पूछी जाती हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट और जो एक्टिव वाइज पैसिव वाइज 5 मार्क का, यानी 20 मार्क का जो इंग्लिश का पेपर है वो FPSC के अंदर आता है। लेकिन PPSC के अंदर जो है वो हार्डली 5 MCQs इंग्लिश के पूछे जाते हैं और बहुत ही ईजी होते हैं, और वोकैबुलरी भी ईजी पूछी जाती है। लेकिन FPSC की इंग्लिश की वोकैबुलरी मुश्किल होती है, ये मैं आपको पहले बता रही हूँ। जबकि PPSC में एक MCQ हार्डली या 2 वोकैब के पूछ लिए जाते हैं, सिनोनिम एंटोनिम पूछ लिए जाते हैं, बाकी 3 क्वेश्चन या तो प्रेपोजिशन होगी या एक आध कोई सेंटेंस होगा। लेकिन FPSC के अंदर पहले तो वोकैबुलरी, प्रेपोजिशन, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वाइज एंड पैसिव वाइज पूछे जाते हैं, और ग्रामर की डेफिनेशंस आ जाती हैं। कई दफ़ा वर्ब को हाईलाइट किया हुआ होता है सेंटेंस के अंदर, तो पूछा जाता है कि ये सेंटेंस के अंदर ग्रामर की कौन सी पार्ट है, वर्ब होता है तो उसको उन्होंने अंडरलाइन किया हुआ होता है कि कोई भी काम हो रहा है तो वो आपने उस MCQs के अंदर से लोकेट करना होता है कि जो चीज़ जो हुई हुई है, अंडरलाइन हुई हुई है, ये वर्ब है, नाउन है, प्रोनाउन है, क्या है। इस तरह के MCQs आते हैं। ग्रामर की डेफिनेशंस आ जाती हैं, कई दफ़ा नीचे डेफिनेशन दी हुई होती हैं 4, उसमें से आपने ढूंढनी होती है कि ऊपर वर्ब है लिखा हुआ तो उसके नीचे डेफिनेशन 4 दी हुई होंगी, जो आपने दुरुस्त होगी वो करना होता है। और टेंस आइडेंटिफिकेशन आता है बहुत मोस्टली पास्ट जो टेंस है उसके अंदर, पास्ट टेंस के अंदर पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू भी बहुत फोकस करते हैं FPSC वाले, मैंने देखा है। तो इसके अंदर जो अगर इंग्लिश की मैं देखूं तो आपको मैं बुक जो सजेस्ट करूंगी तो एक्सप्लोरिंग द वर्ड ऑफ इंग्लिश, और BA की जो इंग्लिश की बुक है ये एक बिगनर्स के लिए बहुत ही इजी। आप डायरेक्ट अगर चले जाएंगे करीम दाद चुगताई की बुक पे इंग्लिश की, या रन एंड मॉर्टन पे, तो आप बिगनर्स कभी भी तैयार नहीं कर लेंगे। तो और PPSC की बुक के लिए अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए कोई बहुत हाई फाई इंग्लिश आपकी होनी भी नहीं चाहिए। और मोस्टली हमारे जो कैंडिडेट्स हैं माशाल्लाह से इतने हैं लायक फायक हैं कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो मुझे भी करेक्ट करवा रहे होते हैं। ये मैं एक हमारे हैं स्टूडेंट, तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता रही हूँ कि इंग्लिश भी आपकी इंटेलिजेंस का टेस्ट नहीं है, किसी सूरत भी नहीं है, क्योंकि ये हमारे ऊपर थोप दी गई है। मैं पहले बहुत खिलाफ थी इस चीज़ के, मैं तैयारी ही नहीं करती थी कि मैं क्यों इस चीज़ को अडॉप्ट करूँ, लेकिन दो इट्स अ पैथेटिक सिस्टम एंड वी हैव टू बी पार्ट ऑफ इट, हमें बनना है इसका पार्ट, हमारी मजबूरी है, हमने करना है ये चीज़। लेकिन इंटेलिजेंस हमेशा आपकी डिसीजन पावर, आपकी मैनेजमेंट और आपकी जो
उस टाइम की फॉरेन डिसीजन पावर होती है, उस पे आपके इंटेलिजेंस को मापा जाता है, ना कि आप जब ब्यूरोक्रेसी के अंदर आए तो आपकी इंग्लिश को इंटेलिजेंस मापा जाता है। जब भी आप कहीं मीटिंग में होते हैं तो आप कभी भी वो आपसे ये नहीं देखते कि इस बंदे को इंग्लिश कितनी आती है, वो ये देखते हैं कि ये कहीं भी ऑफिस में बैठा हुआ तो मैनेजमेंट इसकी कैसी है। तो मैं आपको यही मुख्तलिफ मैंने बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि वोकैबलरी है, इसके अंदर प्रेपोजिशन है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज है, ग्रामर की डेफिनेशन पूछी जाती हैं और सेंटेंस करेक्शन आ जाती है। सेंटेंस करेक्शन इस तरह होती है कि एक आध वर्ड अंडरलाइन कर दिया जाता है और उसके अंदर से सॉरी नीचे जो टेंस आइडेंटिफिकेशन है तो पूछ लिया जाता है कि ये जो सेंटेंस है ये कौन से टेंस का है, कौन से ज़माने का, ये पूछ लिया जाता है। तो कुछ रट्टा वाली भी चीज़ें हैं, क्योंकि मैं ज्योग्राफी की बता रही थी कि मैंने आपको बताया था कि वो जो है वो आपका रट्टा नहीं है। ज्योग्राफी की आपने लाजमी कोई ना कोई चीज़ उसको आपने रेफरेंस दिया करें। अगर आपको किसी ओशन का पूछा गया है तो ज्योग्राफी का मैं आपको ये ट्रिक दूंगी कि आप अपने जो है वॉल साइज जो है आप लें, मैप उसको रखें। अगर स्ट्रेट ऑफ हुरमज पूछी गई है तो आप ज़रा मैप के ऊपर जाके देखें तो सही स्ट्रेट ऑफ हुरमज कहाँ पे लोकेट कर रही है। अब जिब्राल्टर है तो वो कहाँ पे लोकेट कर रही है। बे ऑफ बंगाल है तो वो बंगाल के उधर आपने देखें तो सही उसके जो ऊपर जाके, और जो चीज़ आप देखते हैं उसको रेफर करते हैं, उसको हिस्टोरिकल पढ़ते हैं, वो चीज़ आपको टू सम एक्सटेंडिंग भूलती। हाँ, वो अलग बात है कि आपको रट्टा बहुत अच्छा है, आप बेशक जाएं उसके ऊपर बैठ जाएं और 5-6 महीने लगाएं और खूब रट्टा करें। आप कितना कंप्यूटर दिमाग है, करें आप बिल्कुल। तो लास्टली कुछ चीज़ें हैं जो वाकई रट्टा हैं, लेकिन मैंने उनकी अलग अलग क्लासेस ली हुई हैं। मेरे कैंडिडेट्स जो मेरे पास पढ़ रहे हैं, ट्रायल क्लासेस ले रहे हैं और बाकायदा थॉरो स्टडी कर रहे हैं, तो उनको पता है कि चीज़ें किस तरह मैंने उन्हें ट्रिक्स बताई हैं तैयार करने की। कैपिटल्स की मैंने आपको ट्रिक बताई है किस तरह करना है। एक तो ये मैं आपको लास्ट पे बताऊंगी कि न्यूज़पेपर की वगैरह का किस तरह आपने करना है। करेंसीज जो आपने रट्टा लगाना है चीज़ें, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। एक तो कैपिटल्स हैं, करेंसीज हैं, ऑथर्स, फोबियाज और डिस्कवरीज। इसकी मैंने ट्रिक आपको ये बताई थी कि आप अपनी वॉइस में उस चीज़ को ऑडियो बनाएं। कैपिटल्स की ऑडियो बनाएं, पीछे कंट्री जैसे पाकिस्तान, इस्लामाबाद या इस तरह ईरान, तेहरान, यूं करके आप उसकी प्रोनाउंस करें उसको। और सबसे पहले मैंने कैपिटल्स कहा था कि जो कंट्री आपको पहले से ही आते हैं उसको आप उस लिस्ट से पहले निकाल दें, क्योंकि हमारा में ये होता है 40 to 50 पहले ही से मौजूद हमें पता होते हैं। और लास्ट में मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी बताऊंगी जो जनरल नॉलेज के अंदर से कि जनरल नॉलेज के पेपर सेट कैसे किया जाता है और पेपर आता किस तरह है। तो जो रट्टे वाली चीज़ें हैं वो वाकई रट्टा आपने करनी है और उसको प्रोनाउंस करें। फोबियाज़ आप अपनी आवाज़ में ऑडियो बना के सिर्फ 3 to 4 मिनट की ये फोबियाज़ और कैपिटल करेंसीज और डिस्कवरीज की जो है वीडियो ऑडियो बनती है, इसको अपनी आवाज़ में आप सुने। इवन आप लेटे हुए में होंगे तो वो चीज़ सुनेंगे, वो आपकी मेमोरी का हिस्सा बन जाएगी। जब पेपर्स के अंदर वो आएगी तो आप उसको वाकई में आपको ईजी होगा कि नहीं इसका मैंने ये कैपिटल इस कंट्री का ये नहीं सुना था, इस डिस्कवरी का ये वाला इन्वेंटर नहीं है, इस तरह नहीं है, ये फोबिया है, इसका मतलब ये नहीं है। इस तरह इंपॉर्टेंट फोबियाज़ हैं ये, लेकिन वो चीज़ें हैं कि जो इतने शॉर्ट लेक्चर में आपको इतना ज़्यादा नहीं बता सकती। लेकिन जब मैं ये चीज़ें पढ़ाऊंगी, कैपिटल करेंसीज, ऑथर्स, फोबियाज़, डिस्कवरीज, तो इंपॉर्टेंट भी मैं आपको बताऊंगी कि इनमें से इंपॉर्टेंट कौन है जिनके पे आपने फोकस करना है। इस तरह जियोग्राफी भी मैं आपको बताऊंगी जिसके ऊपर आपने फोकस करना है। इसी तरह इस्लामिक स्टडीज़, हिस्ट्री के अंदर भी मैं आपको बताऊंगी कि जहाँ पे आपने फोकस करना है। लेकिन आपको फोकस उस टाइम बताया जाता है जब आपका एक पूरा आपके पास वो जिस तरह लकड़ियों का गट्ठा होता है ना, जनरल नॉलेज, आपका बंडल ऑफ जनरल नॉलेज आपके पास इकट्ठा हो जाएगा, तो मैं तब आपको ये चीज़ें फोकस करना बताऊंगी कि कहाँ पे आपने जाके फिर ओवरव्यू जिन चीज़ों का लेना होता है। इस तरह मैं आपको रट्टे वाली चीज़ें बता रही थी। और जो मेन आपको मैं टिप देनी थी, 3 चीज़ें आपने मस्ट रखनी है अपने साथ। इंटरनेट जब आप जनरल नॉलेज की तैयारी कर रहे होंगे। दूसरा, न्यूज़पेपर डेली पढ़ना है आपने, और न्यूज़पेपर का लास्ट में मैं बताऊंगी कि उसका सबसे बड़ा फ़ायदा क्या होता है। उसके बाद आपने जो तीसरी चीज़ है, एक तो मैप आपने वाल साइज ले लेना है, अपने पीछे लगा लेना है लाजमी, क्योंकि मैप ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़रूरी है। 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जनरल नॉलेज की
वो है हिस्ट्री एंड जनरल नॉलेज। ये दोनों चीज़ें जिस बंदे की सेट हो गई हैं वो पीपीएससी का स्पेसिफिकली वो अपना टेस्ट पास कर लेता है। तो मैं आपको लास्ट पे बता रही थी कि पीपीएससी का सिलेबस मिक्स होता है, वो कभी भी डिमार्क करके नहीं करता, उनका फोकस हिस्ट्री और ज्योग्राफी पे बहुत ज़्यादा होता है। और इंग्लिश का मैंने आपको बताया है कि आपने किसी भी सब्जेक्ट के साथ तैयारी नहीं है उसको करनी, बिल्कुल अलग से तैयारी करने हैं। आपने सिर्फ वोकैबरी का जो पोर्शन है या जो फ्रेजेस हैं वो आपने साथ साथ 10 डेली तैयार करने हैं। बाकी आपका जो पोर्शन है वो इंग्लिश इकट्ठी तैयार करनी है। मैंने आपको बुक भी बताई है जो बिगनर्स हैं, एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ इंग्लिश, और बीए की जो भी ग्रेजुएशन की बुक है इंग्लिश की जो कॉलेजेस में पढ़ाई जा रही है, यूनिवर्सिटीज़ में, वो आप करें। आप कभी भी किसी बड़े ऑथर की बुक तैयार ना करें क्योंकि वो CSSPMS की प्रिपरेशन के लिए होती हैं। उन्होंने क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा करना होता है अपना और कंटेंट अच्छा करना होता है, इंग्लिश पूरे पैराग्राफिंग बनानी होती है, तो वो इसलिए करते हैं। तो पीपीएससी की बुक के लिए या एफपीएससी की बुक के लिए आप सिंपल सी बुक आप उठाएं और आप उसमें से करें। मैंने आपको डिमार्क भी कर दिया कि इंग्लिश की कौन सी चीज़ें फोकस करते हैं। रट्टे वाली चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और ट्रिक ये है कि न्यूज़पेपर आपका फोकस न्यूज़पेपर के ऊपर होना चाहिए। बेशक उर्दू पढ़ें, इंग्लिश पढ़ें, क्योंकि पीपीएससी एफपीएससी की जो तैयारी के लिए कभी भी ये होता है कि क्योंकि आपको ऐसे तो लिखना नहीं है जनरल नॉलेज के अंदर, तो यहाँ से मैं आपको न्यूज़पेपर के ऊपर ट्रिक बताऊंगी कि अगर तो ईरान अमेरिका इशू चल रहा है तो अमेरिकन बेस लाजमी पूछी जाएगी कि ईरान के साथ, सीरिया के साथ, तुर्की के अंदर, मिडल ईस्ट के अंदर जितनी भी बेस है अमेरिका वो पूछी जाएंगी। जब भी बहुत ज़्यादा हाई इशू चल रहा हो, कॉन्फ्लिक्ट चल रहा हो, पूछा जाएगा। ये मैं क्लियरली बता रही हूँ कि जो भी हॉट इश्यूज चल रहे हैं या जनरल नॉलेज, ज्योग्राफी, कैपिटल, करेंसीज, हिस्ट्री, उन्हीं के बारे में पूछी जाती है। इसके अलावा जब मैं आपको बता रही थी कि अगर तो देख लें सऊदी ईरान इशू चल रहा है तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ 10,000% है कि वो लाजमी पूछी जाएगी। और यमन इशू चल रहा है तो कैपिटल्स उनका इस तरह, मतलब कि मैं आपको एक हवाला दे रही हूँ कि ये लाजमी पूछा जाएगा इस तरीके से। इसके अलावा अगर तो पाकिस्तान के अंदर कुछ एरियाज़ में जैसे अभी रिसेंटली प्लेन क्रैश हुआ है तो करंट अफेयर किस तरह आपने तैयार करने हैं मैं उसके हवाले से आप दूंगी, वो ये मैं हवाला दूंगी, आपने प्रिपरेशन इस तरह करनी है। अगर तो OIC का उस साल के अंदर हुआ है, इजलास हुआ है, या ICJ का इजलास हुआ है, अभी रिसेंटली कुलभूषण का इशू चला था तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में एक पार्शल दिया गया था, डिसीजन पाकिस्तान के को दिया गया था। और खैर ये एक लंबी स्टोरी है। तो ICJ का हेड ऑफिस पूछा गया था। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं तो सबसे पहले आप न्यूज़ पढ़ते हैं तो सबसे पहले उस कंट्री का कैपिटल लिखा हुआ होता है, तो डेली आप पेपर पढ़ते हैं तो उस कैपिटल आपको वो उस तरह याद हो जाता है। आप जब न्यूज़ पढ़ते हैं उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन पूछी जाती हैं, प्रेसिडेंट पूछे जाते हैं, न्यूज़ के पेपर उसके अंदर प्रेसिडेंट दिए हुए होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन दी हुई होती हैं। तो जो हॉट इश्यूज चल रहे हैं तो ज्योग्राफी भी उसी के मतलब पूछ रहे होते हैं पीपीएससी और एफपीएससी में, और करंट अफेयर भी उन्हीं, करंट अफेयर तो खैर चल ही वही रहा है। हम लोग क्या करते हैं कि ये ट्रिक ये है कि अगर तो किसी भी कंट्री के अंदर, अभी देखें रिसेंटली पीछे पाकिस्तान ने क्योंकि अपनी आर्मी श्रीलंका में भेजी थी, वो जो जफना का इशू चल रहा था वहाँ पे जो हैं जो वो बागी थे, मुझे अभी उनका नाम नहीं याद आ रहा क्योंकि पाकिस्तान ने श्रीलंका की काफ़ी हेल्प की थी, तो काफ़ी दफ़ा ये MCQs पूछा गया था उसका ओल्ड नेम क्या है श्रीलंका का। तो ये चीज़ें आपने अब खुद ध्यान रखना है कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस एक्टिव चल रही हैं, कौन सा ऐसा कंट्री है जिसके अंदर कोई इशू हुआ है, तो फिर कंट्री के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी कॉन्टिनेंट से इसका बिलोंग करता है ये कंट्री, तो पूछ लिया जाता है कि कंट्री के सिटी का ये सिटी जो है वो किस कंट्री का है, ये पूछ लिया जाता है। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो अपने पाकिस्तान के जो एरियाज़ हैं
क्योंकि मोस्टली जो बॉयज़ हैं वो तो घूमते फिरते रहते हैं, उनको अपनी जो पाकिस्तान ज्योग्राफी है वो इजीली पढ़ रहे होते हैं। लेकिन गर्ल्स का ये होता है कि उनका, मेरी खैर खुद भी पाकिस्तान ज्योग्राफी इतनी अच्छी नहीं है, तो फिर मैंने बाकायदा मैप से उसको याद किया था। पासेस जब पूछे जाते हैं तो क्योंकि अभी चाइना का पाकिस्तान का ये है कि वो अमूमन पूछ लिया जाता है कि इस तरह जो अगर तो पाकिस्तान अफगानिस्तान का इशू चल रहा है तो तब पास पूछ लिया जाएगा, खैबर पास पूछ लिया जाता है। इसलिए तो आप ये चीज़ें जितने भी आप किसी भी पार्ट को अगर आप तैयारी करें तो उसको करंट अफेयर के हवाले से ओवरव्यू करना है उस टाइम जब आपका टेस्ट हो। कभी भी आपने ऐसा नहीं करना कि जैसे ही आपने कोई अनाउंस हुई है सीट तो आप बस गाइड ले आएँ और बस बैठ के शुरू हो जाए, ऐसा नहीं करना। आप पहले अपने अंदर जनरल नॉलेज को, ये मैं वाकई कहती हूँ कि अपने अंदर जनरल नॉलेज का एक ज़ख़ीरा कर लें। कई दफ़ा तो ये होता है कि ज़ख़ीरा होया होता है, पेपर आता है, सीट आती है, अनाउंस होती है और हम जाके बैठते हैं और हमारा अच्छा पेपर हो जाता है, बजाय उनके कि जिन्होंने 3-3 4-4 महीने तैयारी की होती है। क्यों? कि हमने जनरल नॉलेज को अपने अंदर स्टोर किया हुआ होता है। पहले जनरल नॉलेज को अपने अंदर स्टोर करें, और मैं आपको गारंटी देती हूँ 3 मंथ से ज़्यादा टाइम नहीं लगता। आप पहले तो डिटर्मिनेशन पैदा करें, उसके बाद जो मैंने डिमार्केशन बताई है वो करें, अपने सिलेबस की ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे आप कंसंट्रेट करें, और करंट अफेयर का ओवरव्यू आप लाजमी लेते रहा करें। करंट अफेयर के हिसाब से ही आप ज्योग्राफी का ओवरव्यू करें, करंट अफेयर के हिसाब से आप ऑर्गेनाइजेशन का ओवरव्यू करें, करंट ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से ही आप हिस्ट्री को पढ़ें। अगर तो ओआईसी का इजलास हुआ है तो आपसे लाजमी पूछा जाएगा ओआईसी का अभी जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पे है, और ओआईसी का जो अभी से सेक्रेटरी जनरल है कौन है ओआईसी का। हो सकता है जो जब ये बनी थी ये डेट्स पूछ ली जाती हैं किसी भी, ये मैं ये सब हवाला आपको एक रेफरेंस दे रही हूँ कि इस तरह से आपने करना है। तो होप सो आप इस चीज़ पे करेंगे। बाकी उर्दू रह गई है और मैथ का, तो उर्दू और मैथ का मैं अलग से आपको बता दूंगी कि उर्दू का कोई ख़ास तरीका नहीं है। एक उर्दू के मेरे पास नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, ऑथर्स मेन जो होते हैं मुख्तलिफ बुक्स के जो आप राइटर हैं उनके, आप मुझे पता है कि कैंडिडेट्स को काफ़ी मुश्किल पेश आती है कैंडिडेट्स राइटर के नाम याद करने में बुक्स के। तो ये मेरे पास एक नोट्स पड़े हुए हैं, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी कि आपने राइटर के नाम किस तरह से याद करने हैं। तो एडवांस की जो बुक है उसी के अंदर जो उर्दू का पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, वो बहुत कोई ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, क्योंकि उर्दू के हमेशा कुछ मुहावरात पूछ लिए जाते हैं। ये एफपीएससी में पूछा जाता है, पीपीएससी में 1-2 एमसीक्यू आते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा से ज़्यादा फोकस, पंजाब के कैंडिडेट्स हैं वो पीपीएससी के पेपर पे फोकस किया करें। और वैसे फेडरल में तो ज़ाहिर आप सिर्फ पीपीएससी नहीं ओवरऑल ही देना होता है कि, तो पंजाब के जो कैंडिडेट्स हैं, क्योंकि पीपीएससी का एज़ कम्पेयर एफपीएससी पेपर मुश्किल होता है। क्योंकि एफपीएससी वालों ने एक पोर्शन बनाया हुआ है, पहले इंग्लिश का होता है, फिर उनका मैथ होता है, फिर उनका करंट अफेयर होता है, उर्दू होता है, इस्लामिक और पाकिस्तान, इस्लामियात ऑफ पाकिस्तान होता है 20 मार्क का, और उनका होता है साइंस होती है। उन्होंने 20-20 नंबर का डिमार्केशन की है, लेकिन पीपीएससी का पेपर मिक्स होता है। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ज्योग्राफी और हिस्ट्री पे आप करें, पीपीएससी का टेस्ट आप इजीली पास कर सकेंगे। तो होप सो आपको ये जितनी भी ट्रिक्स हैं ये सारी समझ आ गई होंगी। आपने जो मैंने मेन चीज़ बताई है वो बताई है मैप, इसके अलावा इंटरनेट, ये आपने, और न्यूज़पेपर ये आप रखें। और सबसे बड़ी बात कि मैं यही कहूँगी कि शुरू नहीं करेंगे तो ख़त्म नहीं होगा, ख़त्म करने के लिए शुरू करना पड़ता है, तो शुरू करें। होप सो मेरी इस आखिर पे मैंने ये कहा था कि मैं क्यों बताऊँगी कि क्यों करें, कहाँ कैसे क्या, ये तो मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं कि कैसे क्या करना है और किस तरह से करनी है डिवाइड। तो क्यों, जो हमारे इस्लाम में है कि इल्म हासिल करो चाहे चीन तक जाना पड़े। अभी तो चीन जाना बड़ा आसान है, बॉर्डर साथ है, निकल जाओ। लेकिन एक हदीस है ये, और इस्लाम में ये भी है कि इल्म हासिल करना हर मुसलमान औरत और मर्द पर फ़र्ज़ है। तो उसको फ़र्ज समझ के ही कर लें आप। 3 महीने को बहुत ज़्यादा नहीं है, आप बैठें और उसको शुरू करें, तो ये कोई बड़ा टाइम नहीं है। आप डिटर्मिनेशन अपने अंदर पैदा करें। आप यही समझें कि 3 महीने आप कहीं मर खप गए हैं पूरी दुनिया के लिए, तो यही आपको ख़ुद को एक दफ़ा जलील तो करें ना। हम लोग जलील होना नहीं चाहते, हम कहते हैं कि बस
पक्की पकाई खीर हमें मिल जाए और हमें कर लें। तो मैं आपको कभी भी गाइड का मशवरा नहीं दूंगी, अपने अंदर स्टोर करें अपने अंदर जनरल नॉलेज को। जब आप आपसे कोई पूछे ना कि जी फलां बैटल ऑफ बक्सर कब हुई थी, तो बैटल ऑफ प्लासी कब हुई थी, तो जी तुगलक ख़ानदान में क्यों एक दूसरे को मारा गया था, तो आपको पता होना चाहिए, आपको वाकई उस टाइम आपको आंसर आना चाहिए। और क्यों का मतलब यह है कि जब आप सारा कर लेंगे आप वाकई डिस्टिंग्विश होंगे अपने, चाहे आप ऑफिस के अंदर हैं, अपनी फैमिली के अंदर, आप कहीं भी बैठे हुए हैं, तो आप वाकई खुद को डिस्टिंग्विश फील करेंगे। आपको आप बात करना आपको आ जाएगा, आप किसी भी टॉपिक पे कोई बात करें तो आप उसका हवाला देंगे, आप इलॉजिकल बात नहीं करेंगे। तो होप सो ये आपको ट्रिक्स और ये चीज़ें पसंद आई होंगी, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीज़ें क्लियर करवाऊँ। बाकी मेरा जो आगे लेक्चर सीरीज़ चलेगी तो मैं आपको लेक्चर देती रहूँगी बाकायदा से, अभी फॉर्मल तरीके से मैं स्टार्ट कर देती हूँ। तो बाकी फ़ीडबैक और मेरा जो फ़ी है वो आपको पता है, सबको प्रे कर दीजिएगा मेरे वालिद साहब के लिए। तो इंशाल्लाह से आपके साथ टच में रहेंगे, आप ही मेरे साथ रहिएगा और तैयारी करते रहें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफ़िज़।